तो देखो वीबीटी की जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी, भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा, अलग अलग लिगेंड का अलग अलग इफेक्ट क्यों हो रहा है, और भी जितनी थी हमने सारी सॉल्व कर ली। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की हम इंफॉर्मेशन हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं। एक प्रॉब्लम और बची है जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए, और वो है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझते हैं। एक लाइन, एक छोटा सा पैराग्राफ में आपके सामने लाऊंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सबसे पहला सवाल ये, किसी भी कंपाउंड में कलर क्यों आता है? हमको क्या पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है, फिर वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, मान लो ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, तो क्या होता है, तो ये होता है कि वो लाइट में से कुछ फोटोन को जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उतनी एनर्जी हम इसको देंगे कि ये इस एनर्जी लेवल, लेट से एनर्जी लेवल हम इसको कुछ भी बोल देते हैं, एक्स से अगर ये वाई पे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, लाइट से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और जंप मारेगा। इसके कारण कलर टेंडेंसीज आती हैं। ठीक है, अब ये जो इसने लैम्डा या जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो अगर विजिबल रेंज में लाए करती है तो हमको कलर दिखता है। ठीक है, ये हमको बात पता है कि इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने पर या हायर लेवल से नीचे आने पर दोनों तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स में कलर आता है। विजिबल रेंज में अगर ये ट्रांजिशन की एनर्जी हुई तो, भाई अगर विजिबल रेंज में नहीं हुई तो इंफ्रारेड, यूवी रेज, वो भी हम सब देख चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम स्पेक्ट्रम देख रहे थे तब। तो अभी क्या होता है कि विजिबल रेंज में अगर हुआ, ये जो फोटोन जो इसने खाया उसकी एनर्जी का जो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो, तो हमको कलर दिखता है। तो सीएफटी ने हमको क्या बताया कि देखो, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करूं तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अब डीजेनरेट नहीं है। 3 डी ऑर्बिटल T2G सेट वाले तो नीचे होते हैं और 2 डी ऑर्बिटल EG सेट वाले ऊपर होते हैं। मतलब जो T2G सेट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप मार के EG में जा सकते हैं, या जो ऑलरेडी EG में है, जो उचक के ऊपर गए, वो वापस से नीचे भी आ सकते हैं। आपको यहां पे इसीलिए लाइट एब्सॉर्ब होती है। वीबीटी यहां पे क्यों पीछे रह गई, वीबीटी का यहां पे फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि जो वीबीटी की डी इलेक्ट्रॉन्स की पिक्चर है, डी ऑर्बिटल्स की पिक्चर है, वो ऐसी है। उन्होंने, वीबीटी ने ऐसा बोला, वीबीटी ऐसा समझती है कि लिगेंड के आने के बाद भी ये पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी पे रहेंगे, डीजेनरेट रहेंगे। ठीक है, एनर्जी इनकी एकदम सेम रहेगी। यहीं पे आने के कारण वीबीटी को तो ये पता ही नहीं चला कि भैया ये दोनों का जो डीजेनरेसी है वो खत्म हो चुकी है डी हमारे सबशेल की। तो वहां पे जो डीडी ट्रांजिशन हो रहा है उसके कारण कलर आता है। वीबीटी में डीडी ट्रांजिशन के लिए कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए वीबीटी जो है कलर इन कॉम्प्लेक्स को नहीं समझा पाई। बात समझ में आई आपको? ठीक है, सिंपल। चलो, तो हमको ये बात अब क्लियर हो गई कि सीएफटी में ऐसा क्या है जो वीबीटी में नहीं था। सीएफटी ने हमको बताया कि जो दोनों जो हमारे मतलब जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो अब डीजेनरेट नहीं रहा है, डी सबशेल 2 हिस्सों में टूट गया है। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो T2G लेवल एंड EG लेवल, और इनके बीच में क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए कलर आ रहा है। बस ये यहां पे सीएफटी ने हमारे लिए काम किया तो हमको समझ में आ गया। अब इसके थोड़े से माइन्यूट में चल जाता है। डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब्सटेंस का एक कलर वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण आता है, ऐसा स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जो वेवलेंथ है अगर वो 400 से 700 नैनोमीटर की हुई, जो कि हमारी लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की हुई, तो आपको कलर दिखेगा, विजिबल कलर दिखेगा। ठीक है, और कुछ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बाकी सबका रिफ्लेक्शन हो जाता है, बाकी की सारी वेवलेंथ्स का, तो हमको कलर दिखने लग जाता है। कलर क्यों आता है हमको समझ में आता है। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो सारी की सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, वो काला दिखेगा, और वो जो सबके सबको ही रिफ्लेक्ट कर देगा वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है, दो एकदम एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है, एक जो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है तो काला हो जाएगा, एक जो सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सफेद हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज दैट photons of appropriate energy can excite the coordination entity from its ground state to an excited state। जैसा बाकी सब में होता है वैसा यहां पे भी होता है। ठीक है ना, सो
कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन ये है कि एक वेकेंट या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए है, उसी में तो उचक के जाएगा। मान लो ये कंडीशन हुई अपनी, ऑक्टाहेड्रल के केस की हम बात करें, ये ऊपर वाला भी भरा हुआ है, तो अब कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो कोई कलर नहीं आएगा। तो ये तो बात हुई D10 सिस्टम की। ऐसे D0 सिस्टम, D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भी ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा तो फिर से कलर नहीं आएगा। तो जो D0 और D10 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इस तरीके से कलर शो नहीं करते। ठीक है, ये कंडीशन हुई हमारी। सो हमने अभी क्या देखा भाई, यहां पे T2G से EG में जा सकता है और फिर वो EG से डीऑक्साइड होके नीचे भी आ सकता है। तो हमको यहाँ पे कलर एब्जॉर्ब, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जिस भी लाइट की है जो कि इस पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के करेस्पॉन्ड करती है, तो उतनी एनर्जी जो है वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो किसी पर्टिकुलर अगर विजिबल रीजन में फॉल हुआ तो हमको कलर दिखेगा। एक और हमको रिलेशन बताए कि एनर्जी इज इक्वल टू भाई एच न्यू या फिर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी जो है वो न्यू के मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा लैम्डा उतनी कम एनर्जी, या फिर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। ये हम ऑलरेडी देख चुके सब बहुत डिटेल में, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम का +3 वाला जो आयन है सोल्यूशन में TiA, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, मतलब 4s2 3d2। अब Ti3 है तो S के तो दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे और D का भी एक जाएगा, बचेगा 3d1, मतलब इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो उचक सकता है, अब वो उचक सकता है अगर, तो उसमें कलर आ जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये वायलेट कलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि ग्राउंड स्टेट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G लेवल में, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं, इसकी +3 स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या है, वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है ये हमारा। ठीक है ना। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें वायलेट कलर आया कैसे। हमारा अभी सवाल यह है, हमने समझ लिया कि हाँ CFT ने हमको बता दिया कि कलर आता है। अब कौन सा कलर आएगा ये हमको रिलेट करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। क्यों? क्योंकि लिगेंड के हिसाब से डिपेंड करेगा ना T2G और EG में कितना गैप है। T2G और EG में कितना गैप है, इससे हमको पता चलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का एब्जॉर्ब होना ज्यादा प्रोबेबल है, उससे हमको कलर पता चलेगा। ये हमने एक लंबी चौड़ी सोच यहां पे जनरेट करी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हायर स्टेट है अवेलेबल ट्रांजिशन इज दी एम्प्टी EG लेवल, वहां पे ट्रांजिशन करेगा, कलर आएगा। अब देखते हैं कैसे, क्या, क्यों। ठीक है, तो जो लाइट है वो जो यहां पे जो लाइट है वो जो करस्पॉन्ड करती है वो येलो ग्रीन वाली से करस्पॉन्ड करती है, विजिबल रेंज में जो होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी T2G से EG में। तो फिर इसका कलर क्या आ जाएगा, इसका कलर जो आ जाएगा वो हो जाएगा वॉयलेट। अब वापस से एक नया सवाल यहां पे आ गया कि आपने लाइट तो एब्जॉर्ब करी येलो ग्रीन, पर आप कलर दिखा रहे हो वॉयलेट। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई जनाब, ऐसे थोड़ी ना होता है। होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है, देखो ये हमारा एक कलर व्हील। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो रेंज है ये येलो की रेंज है, इधर ये ग्रीन की रेंज है, ये इधर हमारा रेड टाइप का हो गया, ये पूरा ब्लू वॉयलेट वगैरह हो गया। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जो हमारी लाइट होती है अगर सबका इक्वल मिक्सचर होता है तो ये लाइट आपको दिखेगी व्हाइट, ये व्हाइट लाइट होगी जो नॉर्मली हमको दिखती है। पर अब अगर मान लो जैसा कि हमारे कॉम्प्लेक्स में हो रहा था, उसने ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो खा ली। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि जब आप येलो ग्रीन और यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब यहां पे कहीं पे लाए होने वाला कलर जब आप मिक्स करोगे तो व्हाइट बनेगा। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिक्स करते हैं तो व्हाइट बनता है। ठीक है, इसको अगर और हम सिंपल करें तो अगर हम इसको रेड, ग्रीन और ब्लू की टर्म्स में बांट लें तो मेरी बात समझना, जब इन तीनों का इक्वल अमाउंट होगा, रेड का भी 1 होगा, ग्रीन का भी 1 होगा, ब्लू का भी 1 होगा, तो ये आपको व्हाइट दे देगा। क्लियर हो गई बात। अब मान लो कि मैंने यहां से रेड को हटा लिया, रेड का एब्जॉर्प्शन हो गया, और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होगा, लेट्स से ग्रीन होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली यहां पे हमको दिख भी रहा है कि ग्रीन ही होगा, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन। अच्छा, ब्लू तो जो है वो है ही। तो यहां पे होगा क्या कि अगर रेड का एब्जॉर्प्शन हो गया
तो आपको जो लाइट है वो क्या दिखने लग जाएगी, वो ग्रीन, मतलब आपको वो कॉम्प्लेक्स ग्रीन दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट बनाने में रेड को जो है वो ग्रीन उसको सप्रेस कर रहा था, मतलब सबका कॉम्बिनेशन सप्रेस कर रहा था, ठीक है, इससे वो व्हाइट बन रही थी। फील लेने के लिए यह है कि यहां पे सिंपल सा तरीका यह है, कलर व्हील आपको ध्यान रखना है कि येलो ग्रीन के सामने वॉयलेट कलर है और रेडिश साइड में जाते हैं तो यहां पे ब्लू कलर आ रहा है। तो जैसे ऑरेंज के अपोजिट ये वाला ब्लू आ गया, इस वाले एक थोड़े से ऑरेंज पर्पल के, ऑरेंज येलो के अपोजिट यहां पे थोड़ा सा डार्क ब्लू हो गया। फिर येलो साइड में हम जा रहे हैं तो ये वॉयलेट वगैरह की कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो क्या होता है, विबग्योर होता है, ठीक है। तो अगर आपने येलो ग्रीन कलर खाया तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, जो कि व्हील पे, कलर व्हील पे अपोजिट साइड में है। ये जो आपका कलर व्हील है इसके अपोजिट। तो अगर आप ये वाला कलर खाते हो, अगर कोई कंपाउंड ये वाला कलर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है तो हमको ये कलर दिखने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई? देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आपने ये वाला कलर खा लिया, अब ये येलो मिलके इसके साथ मिल जाएगा, व्हाइट लाइट बना देगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हाइट लाइट बना रहे हैं, ये मिलके व्हाइट बना देगा, ये मिलके व्हाइट बना देगा, ये मिलके इसके साथ व्हाइट बना देगा, ये मिलके इसके साथ व्हाइट बना देगा। पर ये जो हमने सर्कल बनाया है इसके साथ मिलके व्हाइट बनाने के लिए कोई लाइट बची ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको अलग कलर से, ये जो हमने येलो वाले सर्कल बनाया है, इस वाले लाइट को तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, आपके कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो बाकी सब मिलके तो व्हाइट हो गए। तो फिर कौन सा कलर बचा जो आपको दिखेगा, आपको दिखेगा ये वॉयलेट कलर। इसलिए बोलते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर व्हील पे, जो एब्जॉर्ब हुआ है कलर, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा कलर व्हील पे, वो आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आई कि अगर एब्जॉर्ब वॉयलेट हो रहा है तो हमको यहां पे कुछ ना कुछ उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, वो दिखने वाला है, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है तो हमको कलर कौन सा दिखेगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि वही उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अभी सवाल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां पे दिखता है। और जैसे जैसे आप विबग्योर से, मतलब वॉयलेट से रेड पे जाते हो तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर के आसपास वाली, वॉयलेट की मिनिमम वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर के आसपास वाली, ठीक है। सो यहां पे हम एक नोट लिख लेते हैं भाई, D0 D10 में जैसा कि हमने देखा वहां पे कोई DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा और लिगेंड के एब्सेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती ही नहीं है। तो सारे डी ऑर्बिटल एकदम बराबर लेवल पे हैं, बराबर लेवल पे डी जनरेट है, तो फिर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा ही नहीं। और अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। इसलिए क्रिस्टल की एब्सेंस, मतलब लिगेंड की एब्सेंस में कलर नहीं आता, ठीक है ना। चलो कलरलेस दिखते हैं वो हमको। सो एग्जाम्पल, अगर हम वाटर हटा लें वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स इसमें से, मतलब हमने क्या किया, लिगेंड्स को यहां से हटा लिया, तो वो कलरलेस हो जाता है। सिमिलरली अगर CuSO4.5H2O मतलब कॉपर सल्फेट, अगर उसमें पानी नहीं होगा हाइड्रेशन वाला तो वो व्हाइट होता है। पर जैसे ये CuSO4.5H2O होता है, मतलब यहां पे क्या होता है, हमको इसका स्ट्रक्चर पता है, इसमें 4 जो वाटर होते हैं वो लिगेंड की तरह से काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 पानी जो लिगेंड की तरह से आए हैं उनके आते से ही डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई होगी, स्प्लिटिंग हो गई होगी, तो अब डीडी ट्रांजिशन हो सकता है। और अगर अब डीडी ट्रांजिशन हो सकता है तो कलर भी आ सकता है, ठीक है। सवाल करें, करते हैं। करेक्ट ऑर्डर फॉर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन इज, ये आपसे पूछा है। अब मैं आपसे बोल रहा था ना कि लिगेंड कौन सा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, उसको देख के हम बता सकते हैं। अगर हमको ऑप्शन दिए हो तो कौन सा कलर कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका आंसर है ए, ठीक है ना। देखो अब ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, मतलब यहां पे जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, तो ये मिनिमम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइट को दिखाएगा आपको। और मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइट मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ इसमें होगी, ठीक है। ये तो हमारी बात हुई कि कौन सा कलर आपको दिखेगा। ये पूछ रहे हैं वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम हुई, तीनों का अपन डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं P, इसको हम बोलते हैं Q, इसको हम बोलते हैं R।
सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां पे कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NO2 माइनस। तो P के केस में अगर मैं बात करूंगा तो P के केस में क्या होगा कि जो T2G और EG का गैप है वो इतना होगा, ये T2G ये EG, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसके केस की? Q के केस की, NH3, तो T2G लेवल तो मान लो यहां होगा तो EG होगा यहां पे, उससे कम होगा। फिर अगर मैं बात करूं पानी के केस की, तो पानी के केस की अगर हम बात करें तो T2G अगर यहां होगा तो EG यहां होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब होगा P के केस में। मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, तो वो क्या हो गया? सबसे पहले आ गया। सेकंड नंबर पे होगा हमारा Q, तो Q की जो एनर्जी होगी वो सेकंड नंबर पे आएगी, ठीक है, मतलब उसकी वेवलेंथ भी बीच की होगी। तो फिर आ गया हमारा ये, ठीक है। फिर ये जो हमारा R है H2O वाला, सबसे कम एनर्जी होगी, मतलब सबसे कम एनर्जी गैप होगा T2G और EG में। क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो कम स्प्लिटिंग करेगा। कम स्प्लिटिंग मतलब कम एनर्जी गैप। कम एनर्जी गैप मतलब जो यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन कुदाने में, वो सबसे कम एनर्जी की लाइट का होगा। कम एनर्जी की लाइट मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है, तो इसलिए इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो आप ऐसे बता सकते हो देख के कि यार अच्छा कौन सी वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी मतलब T2G और EG में गैप ज्यादा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए T2G से EG में उचकाने के लिए। T2G से मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए उचकाने के लिए, तो आपको कम वेवलेंथ की लाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी कम वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी। उससे हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक आयन है M2+ कॉम्प्लेक्स बना रहा है H2O के साथ, EN के साथ, Br के साथ। अच्छा, आपको अप्रोप्रिएट कलर मैच करने हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, और कुछ हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। हमको अब इसका अप्रोच क्या है पता, कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं बोल रहा हूं A H2A वाले को, EN वाले को मैं बोल रहा हूं B और Br वाले को मैं बोल रहा हूं C, तो जो लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको चलो लिगेंड स्ट्रेंथ को LS लिख लेते हैं। सो लिगेंड स्ट्रेंथ इधर ही करते हैं इसको। सो लिगेंड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो है भैया सबसे स्ट्रॉन्ग B, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाला A, फिर उसके बाद हेलोजन वाला C। समझ में आ गई हमको बात? इसका मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां हो रही होगी? CFSE का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? वो भी B मोर देन A मोर देन C। सही बात है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा, अब अगर मैं लाइट एब्जॉर्ब्ड, म्यू एब्जॉर्ब्ड जो है उसका ऑर्डर लिखूं तो वो भी यही आएगा भाई, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। सो B मोर देन A मोर देन C। अब अगला स्टेप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है आपके माइंड में क्रिएट, कि कौन सी लाइट आपको दिखेगी, ठीक है। सो न्यू अगर मैं विजिबल बोलूं तो उसका ऑर्डर क्या होएगा? अब ये अपने को सोचने में दिमाग लगाना है। देखो, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है अगर वो ज्यादा है तो जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का यही रूल था। क्या रूल था? देखो, वॉयलेट के सामने कौन था? येलो था। वॉयलेट जो है वो स्पेक्ट्रम के हाई एनर्जी वाले पार्ट में होता है, येलो थोड़ा सा कम एनर्जी वाले पार्ट में होता है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हाई है, मतलब फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब भी हाई है, तो जो कलर दिखेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड फोटोन की सबसे ज्यादा होगी, विजिबल जब होगी वो लाइट, तो जो भी उसका कलर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का रूल ये है कि अगर एब्जॉर्ब्ड न्यू हाई है तो जो विजिबल न्यू होगा वो लो होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पे अगर मैं न्यू विजिबल की बात करूं तो सबसे हाई तो जो होगा वो C का, क्योंकि ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, फिर होगा वो A का, और फिर होगा वो B का। अच्छा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो जो C की फ्रीक्वेंसी है जो हमको दिखेगी वो होगी सबसे ज्यादा। अच्छा, ठीक है।
आपसे पूछा गया है अप्रोप्रिएट कलर ऑफ द अबव कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है, तो हमारा ए कौन है? हमारा ए है MH2O6 2+, और वो है बीच की एनर्जी का। तो हमारे पास 3 कलर है, देखो हमारे पास है ग्रीन, रेड और ब्लू। ठीक है, हमारे पास 3 कलर है। इसके लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी होगी ब्लू की। तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो किसको करेस्पॉन्ड करेगी? सी को करेस्पॉन्ड करेगी। तो ब्लू तो है सी, ठीक है। रेड की फ्रीक्वेंसी है सबसे कम, अच्छा सी रेड की फ्रीक्वेंसी है सबसे कम, तो वो किसको करेस्पॉन्ड करेगी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन है विजिबल वाली? बी, तो ये हमको करेस्पॉन्ड करेगी हमारे बी को, ठीक है। और बीच की फ्रीक्वेंसी किसकी है? ए की, तो ग्रीन करेस्पॉन्ड करेगा ए। तो जिसका आंसर ग्रीन रेड ब्लू होगा वही हमारा आंसर है। हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। समझ में आई बात? आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन। Ti3+ वॉयलेट है जबकि Ti4+ कलरलेस है, ऐसा क्यों? Ti3+, अच्छा Ti3+ होता है, Ti ग्राउंड स्टेट में होता है 4s2 3d2, नीचे लिख लेते हैं इसको। सो 4s2 3d2, ये तो हमारा है Ti ग्राउंड स्टेट। अच्छा, जब मैं इसको Ti+3 में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3d1, और जब मैं इसको Ti+4 में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3d0। और हमको क्या पता है कि d0 कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उचकाने के लिए, तो कोई कलर शो नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि Ti+4 हैज अ d0 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए उसका कलर शो नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी। तो ये बात हो गई हमारी पूरी CFT की, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें यहां पे सीखी जो VBT नहीं बता पा रही थी, उनमें से काफी चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दे दिया, है ना।